हेलो दोस्तों, माय नेम इज आकाश सिंह। आई एम रिसर्च स्कॉलर एट द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। आज हम इंडियन इकोनॉमी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं, जो कि हर साल यूजीसी नेट और अदर एग्जाम में एक से दो क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है लैंड रिफॉर्म इन इंडिया। आज हम देखने वाले हैं कि ब्रिटिश टाइम्स से प्रेजेंट टाइम तक क्या लैंड रिफॉर्म्स इंडिया में हुए हैं, और साथ ही हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और डेट भी जानेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लैंड रिफॉर्म इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इन द एग्रीरियन इकोनॉमी लाइक इंडिया। इंडिया जैसे एक एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी के लिए लैंड रिफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक अच्छा लैंड रिफॉर्म और एक अच्छी लैंड सिस्टम हो जिससे कि प्रोडक्टिविटी और साथ में प्रोडक्शन में वृद्धि हो सके। Before independence, Indian agriculture suffered from the low productivity, exploitation, and many other problems, जैसे lack of ownership right, cultivation and other। अगर हम बात करें लैंड रिफॉर्म की, तो इसका जो मेन एम था वह था रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड टू रिड्यूस इनइक्वलिटी, एबॉलिशन ऑफ द इंटरमीडिएट एंड प्रोवाइड सिक्योरिटी टू टेनेट्स एंड इम्प्रूविंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। अगर हम शॉर्ट में बात करें तो लैंड रिफॉर्म को हम सोशल जस्टिस प्लस इकोनॉमिक ग्रोथ से भी जान सकते हैं। जो मेन मोटिव था लैंड रिफॉर्म का वो यही था कि एक सोशल जस्टिस जस्टिस प्लस उसके साथ इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव किया जा सके। आगे हम लैंड रेवेन्यू सिस्टम ड्यूरिंग ब्रिटिश काल देखने वाले हैं कि क्या सिस्टम ब्रिटिश काल में थे और क्या प्रेजेंट टाइम में है। अगर हम बात करें सबसे पहले जमींदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था। यह 1793 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसको लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1993 में इंट्रोड्यूस किया था। यह एक तरीके का मतलब सिस्टम था जिसके थ्रू 10/11 भाग ईस्ट टोटल प्रोडक्शन का 10/11 भाग ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जाता था, और 1/11 भाग जो जमींदार था वो अपने पास रखता था। यह सिस्टम मेनली बंगाल, बिहार, उड़ीसा और सेंट्रल प्रोविंस में लागू किया गया था। इस सिस्टम के मेन प्रॉब्लम क्या थे ये भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो इसकी मेन प्रॉब्लम थी वो थी एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पेजेंट्स, absence of landholding, and present had no ownership right, and peasant have a no sorry, and peasant had a no ownership right in this system। जो हम अगला सिस्टम देखने वाले हैं वह है रैयतवाड़ी सिस्टम। यह सिस्टम 1820 में लागू किया गया था। जो इसको इंट्रोड्यूस जिसने किया था इस सिस्टम को वो थे थॉमस मुनरो। सर थॉमस मुनरो था कैप्टन अलेक्जेंडर रीड, इन दोनों के द्वारा इस सिस्टम को इंडिया में लागू किया गया था। इस सिस्टम का मेन मोटिव था डायरेक्ट सेटलमेंट बिटवीन गवर्नमेंट एंड कल्टिवेटर्स, जो रैयत से और जो गवर्नमेंट के बीच डायरेक्ट सेटलमेंट हो, यानी कि कोई बीच में इंटरमीडिएट ना हो, कोई बिचौलिया बीच में काम ना करे, सीधा कल्टिवेटर से गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू पहुंचे। इस सिस्टम के थ्रू 50% रेवेन्यू लिया जाता था ड्राई लैंड पे। जो ड्राई लैंड पे प्रोडक्शन होता था उसका 50%, और जो इरिगेटेड लैंड था उसका 60%। और इसमें यह एक नियम लाया गया कि हर 20 से 30 साल पे इस सिस्टम को चेंज किया जाएगा और नया रेवेन्यू सिस्टम लागू किया जाएगा। अगर हम रीजन्स की बात करें तो यह मेनली मद्रास, बॉम्बे, असम तथा सम पार्ट ऑफ द कुर्ग प्रोविंस में लागू किया गया था। इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि रिड्यूस इंटरमीडिएट तो रिड्यूस हो गए, बट अभी भी हैवी टैक्सेशन बर्डन बचा हुआ था। जो हमारा अगला सिस्टम था वह था मालवाड़ी सिस्टम। जो हमारा अगला सिस्टम है वह है महालवारी सिस्टम, जिसको 1822 में लागू किया गया था। इसको इंट्रोड्यूस करने वाले थे मैकेंजी। हॉल्ट मैकेंजी ने इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में 1822 में। अगर हम इस सिस्टम की बात करें तो इसमें जो रेवेन्यू था वह पूरे विलेज से लिया जाता था, यानी कि एक पूरे विलेज को एक जो पूरा विलेज या गांव था उसको इंडिकेट, इस सिस्टम में जो रेवेन्यू सिस्टम था वो पूरे विलेज यानी कि पूरे विलेज के से एक साथ लिया जाता था। कि मान लो एक गांव है, उससे उसको एक साथ उनमें ऐसा नहीं था कि एक एक किसान पर या एक एक जमींदार पर अलग अलग। इस सिस्टम में गांव गांव बांट दिए गए थे और पूरे गांव से एक साथ रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था।
अगर हम बात करें यह सिस्टम मेनली कहाँ पर लागू किया गया था, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में, पंजाब में, आगरा में, गैनेटिक वैली, सेंट्रल इंडिया में। आगे हम देखने वाले हैं कुछ मूवमेंट्स जो बिफोर इंडिपेंडेंस हुए थे इंडिया में लैंड रिफॉर्म को लेकर, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है बंगाल रेंट एक्ट, इसे एक्ट एस भी कहा जाता है, यह 1859 में आया था। दूसरा है तेबका मूवमेंट, यह 1946 और 47 में बंगाल में चला था। इसमें यह डिमांड की गई थी कि 2/3 ऑफ शेयर टोटल प्रोडक्शन का जो हो रहा है एग्रीकल्चर से, उसका 2/3 शेयर जो किराएदार जो टेनेंट्स हैं उनको दिया जाए। अगला जो था महत्वपूर्ण मूवमेंट वो था भूदान मूवमेंट, जो कि 1951 में विनोबा भावे द्वारा चलाया गया था। इसमें जो पार्टिकुलर पीपुल जिनके पास लैंड नहीं थी उनको लैंड डोनेट किया जाता था उन लोगों के द्वारा जिनके पास लैंड ज़्यादा थी। अगला है ग्राम दान मूवमेंट, यह 1952 में विनोबा भावे द्वारा ही चलाया गया था। इसमें पूरे विलेज को, अगर ऐसा कोई विलेज है जहाँ पर लोगों के पास जमीन नहीं है, जमींदारों के पास जमीन है, तो पूरे विलेज विलेज को लैंड डोनेट की जाती थी। अब हम कुछ एक्शन देखने वाले हैं जो कि लैंड रिफॉर्म एक्शन आफ्टर इंडिपेंडेंस हुए थे इंडिया में। तो उसमें सबसे जरूरी है एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएट, जो बिचौलिए थे, जैसे जमींदार या फिर जो जिनके पास ज़्यादा ज़मीनें होती थी, ऐसे लोगों का अंत करके ज़मीन का मालिक जो असल में जो है खेती कर रहा है, जो किसान है, उनको बनाना था। यह किया गया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 के द्वारा। 31B एंड 9th शेड्यूल में इसको जुडिशियल रिव्यू के अंडर रखा गया। और इंडिया में लैंड रिफॉर्म एक्चुअली में स्टार्ट हुआ जहां पर जमींदारी प्रथा को का अंत करके लोगों के पास जो एक्चुअल के किसान थे उनको जमीन देना प्रारंभ किया गया। इसका रिजल्ट ये हुआ कि अराउंड 20 मिलियन टेनेंट्स गेन राइट्स, लगभग 20 मिलियन पीपल को अपने जमीन का जो अधिकार था उनको मिला। जो हमारा अगला पॉइंट है वह है टेनेंसी रिफॉर्म, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था प्रोटेक्ट टेनेंट्स फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन, कि जो कि किराएदार थे, जो कि मतलब टेनेंट्स से उनका एक्सप्लॉयटेशन न हो, इसके लिए टेनेंसी रिफॉर्म एक्ट लाया गया। इसके थ्रू 3 मेजर चेंजेस किए गए। पहला था रेगुलेशन ऑफ रेंट, जिसमें रेंट को फिक्स किया गया वर्क की 1/4 से टू 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस एंड टोटल प्रोडक्शन का 1/4 या 1/6 टेनेंट्स को दिया जाएगा। और जो सिक्योरिटी, दूसरा था सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, टेनेंट्स कुड नॉट बी द एविकेट इजिली। और तीसरा था ऑनरशिप राइट, इन सम स्टेट टेनेंट्स कुड परचेज लैंड फ्रॉम लैंड लॉर्ड्स। इसमें भी कुछ प्रॉब्लम थी, वो था एविकेशन थ्रू द लूप होल्स, पुअर इम्प्लीमेशन। जो हमारा अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वह है सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स। इसका मेन जो एम था वह था रिडिस्ट्रीब्यूशन सरप्लस लैंड टू दैट ऑल लैंडलेस पीपुल, जो जिनके पास लैंड नहीं है उनके लिए लैंड्स की प्रबंध करना, उनको लैंड्स का अधिकार देना। सब ट्राई किया गया था 1961 में, जहां पर यह पूरी तरह सफल नहीं रहा। सेकेंड फिर से 1972 में इसको लाया गया, जहां पर फिर भी कुछ वीक इम्प्लीमेशन और पॉलिटिकल इशू की वजह से पूरी तरह से सक्सेस नहीं हो पाया। जो नेक्स्ट पॉइंट है वह है कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, जिसके थ्रू स्मॉल स्कैटर्ड प्लॉट्स मर्ज इनटू द बिगर होल्डिंग्स। बेस्ट इम्प्लीमेंटेड इन पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, जिसका हम आज भी असर देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर क्षेत्र में पंजाब, हरियाणा और जो वेस्टर्न यूपी है बहुत ही आगे हैं अदर कंपेयर देन अदर एरियाज के। अदर एरियाज में क्यों फेल हुआ, उसका मेन रीजन था पॉलिटिकल विल। नेक्स्ट पॉइंट है कोऑपरेटिव फार्मिंग, जिसके थ्रू यह आइडिया लाया गया कि जो स्मॉल फार्मर्स पूल है, लैंड पूल है, उस और रिसोर्सेज को एक साथ ज्वाइंटली वर्क में लगाया जाएगा, जिससे कि प्रोडक्शन और इनकम दोनों में वृद्धि हो सके। बट लिमिटेड एक्सेस और लैक ऑफ ट्रस्ट एंड पॉलिटिकल रिस्ट्रिक्शन की वजह से यह भी बिल्कुल यहाँ तक लगभग फेल ही रहा। आगे हम कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स देखने और कमीशन देखने वाले हैं, जो कि आपके हर एक एग्जाम को, आप कोई भी वनडे एग्जाम, यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स दे रहे हैं या फिर कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, इससे कुछ ना कुछ एक क्वेश्चन तो इससे आना जरूरी है। तो ये आपके लिए नाम और किस ईयर में वह एक्ट या कमीशन आया यह जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिए और नोट करके रख लीजिए। तो उसमें सबसे पहला जो है लैंड कमीशन,
लैंड कमीशन सबसे पहले आया था, जो आया था वो 1955 में आया था, और इसके जो चेयरमैन थे वे थे जीसी कुमरप्पा। दूसरा था सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग एक्ट, जो कि 1961 में आया। तीसरा था लैंड एक्वाजेशन एक्ट 1894। आपके लिए इंपॉर्टेंट है डेट, तो डेट आप नोट करते चलिए और याद करते रहिए। और अगला है राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्वाजेशन रिहेबिलेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला इसी एक्ट में अमेंडमेंट किया गया जो कि 2015 में किया गया था। अगला एक्ट है मॉडल मॉडल एग्रीकल्चर लैंड लीजिंग एक्ट, जो कि 2016 में आया। अगला जो इंपॉर्टेंट एक्ट है वह है डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम 2008, जिसके थ्रू लैंड का डिजिटल रिकॉर्ड रखने की बात कही गई थी।